हाय फ्रेंड्स, एक और कंपनी है उसका रिज़ल्ट डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इस कंपनी को मैंने कई बार डिस्कस किया है और इसको करीब मैं पिछले 5 6 7 क्वार्टर से ट्रैक करता आ रहा हूँ। सुज़लॉन एनर्जी नाम है। ये मैंने मेरी मार्केट की जो जर्नी हुई थी तो तब से मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ हर क्वार्टर बेसिस पे। तो उससे क्या हुआ है कि मुझे मोटा मोटी इसका मॉडल समझ में आया है। आप मेरे पुराने वीडियोस में जाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा, इसको आपको समझ में आएगा। मैंने वहाँ पर हुआ ये था, बेसिकली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो शायद ब्रेकअप्स में बन गए हैं, वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके है। तो अगर 2 3 पार्टों में वो मैंने उस पूरे बिज़नेस मॉडल को समझाया है तो आसानी होगी, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा उस बिज़नेस का। तो थोड़ा सा ब्रीफ पॉइंट पे मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि बिज़नेस मॉडल है क्या एक्चुअल में। सुज़लॉन एनर्जी बेसिकली विंड एनर्जी में काम करने वाली कंपनी है, जिसने अपने बिज़नेस के करने के स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज किया है बीते कुछ क्वार्टर्स में। अगर कहूँ तो 4 5 क्वार्टर्स में क्या हुआ है, बिज़नेस करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है कंपनी का। पहले कंपनी जो थी वो सिर्फ प्योर विंड एनर्जी बेस्ड कंपनी थी, जो कि विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लेती थी। कंपनी के इस समय ऑलमोस्ट 51% जो ऑर्डर बुक आता है वो, या ऑर्डर्स जो आते हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ के होते हैं। उसके बाद वो कुछ स्टेट एंटिटीज़ के ऑर्डर्स लेते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स। इस तरीके से मिलाकर करीब करीब वो नंबर बनता है करीब 35 36% का, जो कि बिडिंग के थ्रू आता है। और 10 15% का जो है वो पीएसयूज़ के थ्रू आता है। जो सरकारी कंपनियां हैं, एनटीपीसी हुई, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हुई, पावर ग्रिड हुआ, इस तरीके की जो भी पावर सेक्टर से रिलेटेड, या ऑयल कंपनीज हुई, या जो भी कंपनियां हैं जिनको विंड एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो इनको अप्रोच करते हैं। बड़ी प्राइवेट कंपनीज इंडिया में अगर देखें तो टोरेंट पावर हुआ, अदानी पावर हुआ, अदानी इंटरप्राइजेज हुआ, इनके जो भी विंड एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सुज़लॉन ही एग्जीक्यूट करती हुई दिखती है बेसिकली। तो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है। वो पहले विंड एनर्जी में काम कर रहे थे, फिर उन्होंने एक संजय गोडावत जी की कंपनी थी जिसका नाम था रेनॉम पावर एनर्जीज लिमिटेड शायद, तो उसको उन्होंने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया बेसिकली। अब वो बिज़नेस पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड हो चुका है। तो इनके रेवेन्यू के अंदर अब 2 3 पार्ट हो चुके हैं बेसिकली। इसको मैं कहूँ तो अब रेवेन्यू को वो 2 3 पार्टों में बांट देते हैं। तो रेनॉम पावर की खास बात यह है कि उसका भी रेवेन्यू ऑलमोस्ट करीब करीब 3500 करोड़ के 3522 मेगावाट का हो गया है। और जिसमें से सोलार का जो है वो 2196 का है, और 148 जो है वो विंड का है, और 11 से 78 मेगावाट का जो है ऑर्डर है वो बीओपी है। तो मेरे ख्याल से वो शायद मिक्स्ड बैग टाइप है, कुछ हाइब्रिड काइंड ऑफ ऑर्डर बुक है। तो ये बेसिकली कंपनी का जो है, इसको पूरी तरीके से इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। तो कंपनी बेसिकली 2 तरीके के टरबाइंस बनाती है, जो कि 3 गीगावाट के अब होते हैं, जो कि इनका सबसे ज़्यादा ऑर्डर वहीं से आता है। S144 है जो कि 3 गीगावाट का है, उसको भी ये बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। 3.5 गीगावाट का भी बनाने की उसमें कोशिश इनकी चल रही है। उसको वो धीरे से आगे चलकर जब भी होगा तो उसको लॉन्च करेंगे। बेसिकली 89% जो ऑर्डर है वो इसी के लिए आ रहा है, S144 के लिए। और S120 के लिए 11% का ऑर्डर बुक है इनका बेसिकली, जिसको ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं बेसिकली। तो इसको अगर ऐसे देखें तो अब कंपनी का बिजनेस इस तरीके से चेंज हुआ है कि कंपनी जो है सिर्फ विंड एनर्जी नहीं, बेसिकली ईपीसी के भी ऑर्डर्स ले रही है। तो कंपनी के 3 वर्टिकल्स हैं जहां से कंपनी को इनकम आती है। पहला है विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ कंपनी उसके ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट को भी देखती है। ओईएम भी है उसका, उसको कह सकते हैं O&M भी है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम भी देखती है कंपनी। जिसमें कि एक विंड एनर्जी का जो होता है उसकी लाइफ साइकिल 25 साल की होती है। तो वो बेसिकली शुरू में उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन द स्टार्टिंग फर्स्ट 3 4 5 ईयर्स ऑफ एजेस, शुरू के 3 साल नहीं ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद उसका भी एक ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का एक एग्रीमेंट करते हैं, जहाँ से अच्छा खासा इनको प्रॉफिटेबिलिटी आती है। तो कंपनी जो है
ये हो गया उनका विंड का पार्ट। सेकंड पार्ट उनका जो बिजनेस का है वो है फोर्जिंग्स एंड कास्टिंग्स का। तो फाउंड्री और कास्टिंग्स का जो इनका प्लांट है वो बेस्ड है तमिलनाडु में, जहाँ पर ये बेसिकली कास्टिंग्स और फाउंड्री का काम कर रहे हैं। उसमें भी 33% का ग्रोथ देखने को मिला है और वो बिज़नेस भी अब धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, इसमें ऑर्डर नहीं आता था। और ख़ास बात यह है कि फाउंड्री का जो बिज़नेस है और कास्टिंग का जो बिज़नेस है, इसमें अब ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी ड्यूटी वाले काम हैं और बड़ी बड़ी कास्टिंग्स होती हैं जो ये करते हैं, और इसमें समय भी लगता है। तो यहाँ से रेवेन्यू जो है वो अब जंप करता हुआ दिख रहा है। बेसिकली 33% का ग्रोथ था इस क्वार्टर में देखने में आएगा, जो कि 33% का इनको ग्रोथ का नंबर था जो देखने में आएगा, और इसके हिसाब से ये आगे चल रहा है। और इसके बाद जो इनका जो एक और पार्ट है जो कि बिजनेस का, वो है अब ईपीसी के थ्रू। बेसिकली कंपनी का जो पिछले 2 से 4 क्वार्टर्स में कंपनी बार बार इस बात को बता रही है कि उनके बिजनेस में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उनके पास कैपेसिटी भी है, वो तैयार भी हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन कुछ लैंड रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस को जितना एग्जीक्यूशन कर पाना चाहिए या जितने ऑर्डर्स इनको जितने मेगावाट का इंस्टॉलेशन इनको कर पाना चाहिए वो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ईपीसी के थ्रू बेसिकली ये कोशिश ये कर रहे हैं कि उन प्रोजेक्ट्स को लें जहाँ पर ये खुद आगे बढ़कर पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए दिखें। तो इसलिए उसके लिए ये बेसिकली कंपनी की एक प्लानिंग है, और ईपीसी से जो रेवेन्यू है उसमें बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी का 20% का रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर ईपीसी से, वो बढ़कर इस क्वार्टर 27% हो गया, और कंपनी आगे जाने वाले समय में इसको 50% कर देगी अपने रेवेन्यू का हिस्सा। तो आप ये समझेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ईपीसी ऑर्डर्स आपको आगे आते हुए देखेंगे। बेसिकली इन्होंने एक एफडीआरए नेटवर्क का भी एक अनाउंसमेंट किया है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ, जिसमें कि बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगले 2 साल नहीं, अगले 5 साल के लिए जो भी इनके पास ऑर्डर्स आएंगे, तो वो तीसरे चौथे 5वें साल के जो भी ऑर्डर्स होंगे उससे रिलेटेड जो लैंड एक्विजिशंस और जो भी सारे काम होंगे या जो पेपर वर्क होगा ज़मीन को एक्वायर करने का, वो सारा काम कंपनी जो कि ऑर्डर दे रही है या तो उसको करना है तो वो करे, और अगर हमको करना है तो हम उस सारे चीज़ को एग्जीक्यूट करके, अगर शुरुआती 2 साल में हम उसको एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करेंगे तभी हम आगे का ऑर्डर लेंगे ईपीसी का। वैसे भी कंपनी को जो भी ऑर्डर मिलता है विदाउट एडवांस कोई ऑर्डर वो लेती नहीं है। ये प्रीवियस के कॉल्स में मुझे सुनने को मिला था, तो इसलिए मैं आपको ये इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई हल्के काम कर रही है या सिर्फ ऑर्डर बुक में ऑर्डर दिखा रही है, क्योंकि इस समय रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है इनका। 6.4 गीगावाट्स का ऑर्डर है इनके पास। ये 617 मेगावाट का ऑर्डर इन्होंने इस बार इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट किया, जो कि हाईएस्ट है सुजलॉन एनर्जी का टिल नाउ। किसी भी क्वार्टर में 617 मेगावाट, पिछले साल तो मुझे याद है शायद पूरे साल में 600 700 800 मेगावाट का ही ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किया था। इस बार वो नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है और 2.5 गीगावाट के आसपास का इस बार की उम्मीद है कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हुए दिखेंगे। तो नेट कैश जो कंपनी के पास है वो 1556 करोड़ का है इस समय। तो अगर इसको देखें तो कंपनी बेहतर करते हुए देखना चाहती है, और ख़ास बात यह है कि कंपनी अब ये चाहती है कि इसका एक एग्जीक्यूशन पॉलिसी वो बना लें, क्योंकि क्या होता है, उनका ये बताना था कि उन्होंने 617 गीगावाट के जो ऑर्डर्स इन्होंने एग्जीक्यूट किए, बेसिकली वो अगर करना चाहते तो वो 750 गीगावाट भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसका कारण यही लैंड से रिलेटेड कुछ इशू, कुछ ग्रिड से कनेक्शन ना मिल पाना, और ये आप समझें कि ये बहुत ही बड़ी टरबाइंस होती हैं। 3.5 गीगावाट या 3 गीगावाट की जो टरबाइंस ये देते हैं, सप्लाई करते हैं S144, तो उसको मूव करना, उस लोकेशन तक ले जाना और वहाँ इंस्टॉल और इरेक्ट करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो नंबर्स पे बात कर लेंगे। रेवेन्यू जो है इस क्वार्टर में 4228 था करोड़, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2969 था। वहाँ से जंप दिख रहा है 42% का। एबिटा लेवल का जो मार्जिन है वो 739 करोड़ है, और पिछले साल ये 500 करोड़ था, वहाँ से भी 48% का ग्रोथ दिख रहा है। पैट जो है वो 567 करोड़ है, और 391 करोड़ का जो था पिछले साल था इनका पैट इस क्वार्टर में।
तो 45% का ग्रोथ वहाँ पर भी दिख रहा है बेसिकली। तो नंबर्स तो बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन गाइडेंस इनका 60% का था। तो बेसिकली कंपनी ने गाइड किया था कि वो 60% हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ करते जाएंगे। तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन लग रही थी कि जो 2.5 गीगावाट का इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट करने का वादा कर रखा है इस पूरे साल में, ये कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इन्होंने बेसिकली जो है इस क्वार्टर में थोड़ा सा हल्का काम, मैंने इनका ग्रोथ वैसा नहीं देखने को मिला। तो इनका बेसिकली यही कहना है कि आपको पता ही है कि हम कंटिन्यूअसली इसको बता रहे हैं कि हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मैंने गड़बड़ होती हुई दिख रही हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूशन हम कर नहीं पा रहे हैं बेहतर तरीके से, तो जिसकी वजह से ग्रोथ का लेवल नहीं दिख रहा है। कंपनी का ये मानना है कि जो भी उनका गाइडेंस था 60% ग्रोथ का वाई ऑन वाई बेसिस पे वो मैनेज्ड रहेगा, और वो उस गाइडेंस को कहीं पे भी पीछे नहीं छोड़ रहे, वो उसको कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो ख़ास बात यह है कि कंपनी का जो आगे का एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का नंबर जो है वो 31% है ऑलमोस्ट। तो आप ये समझ सकते हैं क्या स्केल पे काम कर सकती है कंपनी, लेकिन कर नहीं पा रही है। उसका कारण ये है कि ऑर्डर के एग्जीक्यूशंस में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उन्होंने अब इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया है बेसिकली, और अब वो ये क्या करेंगे, आगे से प्लान करके चलेंगे अपने सारे ऑर्डर्स के लिए। तो बेसिकली उसका उन्होंने प्लान लेआउट कर दिया है कि जो तीसरे साल में ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, या तीसरे चौथे पाँचवें साल में जहाँ पर उनको इरेक्शन करना है या कंप्लीट करना है ऑर्डर, उसके लिए वो अभी से प्लान करेंगे और सारे पेपर वर्क्स को कंप्लीट करके कंप्लीट रखेंगे, जिसमें कि तीसरे साल जब उनको एग्जीक्यूट करना हो उस ऑर्डर को तो पीछे नहीं हटे। अगर ये चीज़ थोड़ा सा आप ना समझ रहे हो तो मैं इसको और क्लैरिटी से समझा दूं कि ऑलरेडी उनके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर बुक उनकी है 6.4 गीगावाट की, उसको एग्जीक्यूट करने में उनको 2 साल लग जाएंगे। तो अगला अब जो भी उनको ऑर्डर मिलेगा उसको वो अभी नहीं पूरा कर पाएंगे, वो उसको 2 साल के बाद पूरा कर पाएंगे। तो उन्होंने अभी से ये कहा है कि अब हमको जो भी ऑर्डर नए मिलेंगे उसकी ज़मीन को लेने के सारे प्रोसेस को या तो कंपनी खुद कर रही होगी तो ठीक है, उसको ये कहा जाएगा कि वो आप तब हम आपका ऑर्डर मानेंगे जब आप ये सारा एग्जीक्यूशन करके हमको दिखा देंगे कि आपने लैंड एक्वायर कर लिए। तो उसमें भी उन्होंने 2 ब्रैकेट तय किए हैं कि 25% लैंड एक्वायर्ड कर लेना या 50 से 60% लैंड एक्वायर कर लेना। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब 25% आप लैंड एक्वायर कर लेंगे तब आप हमको मैंने या तो इन्फॉर्म करें और फिर आगे का एग्जीक्यूशन करें, आगे की लैंड एक्वायर कर लें, या 50% लैंड जब आप एक्वायर कर लेंगे तब हम आपका प्रोजेक्ट आगे एग्जीक्यूट करने के तरफ आगे बढ़ेंगे। बेसिकली वो इस तरीके का कोई भी डिले नहीं चाहते हैं अब आगे के अपने ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूशन पे, जिसको कि कोई कारण से वो फंस जाए उसमें। तो उसका एक डेटा भी उन्होंने दिया। बेसिकली उनका 2354 जो है वो एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, जिस पे अभी काम आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये सारा ही ऑर्डर जो है वो बीते 1 साल के अंदर ही उनको मिला हुआ है। तो बीते 1 साल के अंदर में जो भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं उनमें अभी लैंड एक्विजिशंस और इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं। तो कंपनी अभी बता रही है कि कंपनी के पास अभी 373 मेगावाट का जो है जिसपे कि वो फाउंडेशन बना रहे हैं उसका काम अभी जारी है। 901 मेगावाट का जो है उस पर फाउंडेशन बनकर कंप्लीट हो चुका है। 304 पे इरेक्शन हो रहा है। इरेक्शन माने बेसिकली विंड टरबाइन वो जो है वो लगा रहे हैं उसको, उसका काम जारी है। 776 मेगावाट का जो है इरेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो 2354 का जो ये नंबर है ये एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में है, माने इसमें अभी फाउंडेशन भी नहीं हुआ है। तो बेसिकली उनका यही कहना है कि ऑर्डर बुक जो है इसीलिए आपको डिलेड होती हुई दिख रही है। वो कह रहे हैं हमको तो कहा जाए तो हम 1100 मेगावाट तक का भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते इसी क्वार्टर में, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है कि प्रॉब्लम कंपनी की तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम जो है जिसका भी ऑर्डर वो है या गवर्नमेंट कंपनीज हैं या जिसका भी है उसकी वजह से वो पैसा फंसा हुआ है, और बेसिकली कह सकते हैं वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, डिलेड हो रहा है, तो लैगार्ड हो रहा है इस चीज़ में। इसीलिए कंपनी ने अपने मॉडल को चेंज किया है, ईपीसी सेगमेंट में वो चले गए। ईपीसी में बेसिकली होता यही है कि कंपनी सामने से आपको कहती है कि जो भी खर्चा होगा हम करेंगे, आप सब कुछ करें। तो क्या होता है, कंपनी जब कहीं भी प्रोजेक्ट लगाने का उनको रहता है तो वो बेसिकली उनको जो लैंड है वो लैंड एक्वायर करते हैं, लैंड एक्वायर करके वो अपने प्रोजेक्ट को लगाकर आपको हैंड ओवर देते हैं। तो इस तरीके का आसान तरीके से होता है। कंपनी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की तरफ भी देख रही है
यूएसए को लेकर, यूएसए ट्रेड डील को लेकर उनका ये कहना था कि हम यूएसए से अभी कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं ऑर्डर की, बिकॉज यूएसए की गवर्नमेंट जो है वो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी की तरफ वो फेवरेबल नहीं है, उनको फॉसिल फ्यूल्स की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है। तो यूएसए से उनको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यूरोप और यूके से उनको उम्मीद है, तो उस तरफ वो आगे मूव करते हुए दिखेंगे। इवन पॉल सॉरेस बोल के एक उनके एग्जीक्यूटिव हैं जिनको उन्होंने यूरोप का हेड बना दिया है, और वो बेसिकली आगे चल के अब ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हुए देखेंगे। आपने देखा होगा रिसेंटली कंपनी को आर्सिलॉन मित्तल, जो कि सुनील मित्तल हैं, उन्हीं की कंपनी जो है उसका एक ऑर्डर मेक्सिको में मिला है। तो कंपनी इस समय पुर्तगाल, मेक्सिको और यूके और इस तरीके की यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑर्डर्स की तरफ भी देख रही है। तो बेसिकली अब कंपनी एक्सपोर्ट की तरफ भी मूव कर रही है, और बहुत सिंपल सा रीज़न होता है इसे, आप इसको देख सकते हैं एबिटा एक्रेटिव हो सकता है। इवन इनका जो फॉजिंग और कास्टिंग वाला बिजनेस है उसमें एबिटा मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है, 12% वो अब 20% की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि इस क्वार्टर में एबिटा मार्जिन जो उसका भी बढ़ा है वो 20% तक जा रहा है। अब फाउंड्री और कास्टिंग का जो बिज़नेस है वो इनको बहुत ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। इवन OEMs हैं जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हैं, जो ये कैपेसिटी इंस्टॉल करते जा रहे हैं, आने वाले समय में इसके ऑपरेशन से भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। तो बेसिकली ये है बिज़नेस का ओवरलुक। मैंने बिज़नेस मॉडल भी समझाने की कोशिश की, नंबर्स भी आपको सारे दिए। कोई भी आपका कोई सवाल हो इस कंपनी से रिलेटेड तो ज़रूर पूछें, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे कुछ पता होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस समय अगर प्राइस एक्शन के वाइज देखा जाए तो ऑलरेडी मार्केट ने इस बात को मान ही लिया था कि ये जो है इस समय थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा सा डामाडोल टाइप चल रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन नंबर्स में कहीं भी डामाडोल होता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट ऐसे हैं, मार्केट एज ए नेगेटिव सेंटिमेंट्स में चल रहा था, अब जाकर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है। तो रिलेटिवली एक इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा सिचुएशनल है। मैं यूजुअली कंपनी के एनालिसिस के साथ साथ कभी सोचता हूँ कि मार्केट के बारे में भी थोड़ी बहुत अपनी राय दे दिया करूँ, लेकिन मुश्किल लगता है थोड़ा सा, मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज मार्केट को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। मार्केट सुप्रीम होती है, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग जो बनी है मार्केट को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो अब बेहतर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वो थोड़ा सा रिकवर्ड होते हुए दिख रहे हैं बीते कुछ वक्त में, पिछले 2-4-5 दिन को। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि FIIs क्या कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। मैं मार्केट पे भी अपनी अपडेट्स वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाता हूँ यूजुअली, बिकॉज मैं कंपनीज़ को ट्रैक करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अब जैसे सुज़लॉन है, उसको मैं आज करीब 1.5-2 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या है कंपनी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसके थ्रू आप तक अपनी नॉलेज दूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज किसी ने मुझे कमेंट में भी पूछा कि आप किसी स्टॉक को लेकर टारगेट पूछ रहे थे, तो इट्स नॉट अबाउट टारगेट, इट्स अबाउट नॉट टारगेट, बिकॉज आप बिजनेस, हम ट्रेडर नहीं है। अगर आप ट्रेडर बनेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे मार्केट में, बहुत सिंपल बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ देखें तभी आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनता हुआ दिखेगा। अगर FNO करना है तो दैट इज़ समथिंग एल्स, अगर ट्रेडिंग करनी है तो दैट इज़ समथिंग एल्स। छोटे मोटे टारगेट गेन करने हैं, अब मुझे नहीं कहना चाहिए, तो ये एक अलग तरीके की सिचुएशन होती है। तो मैं इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा नहीं कमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी आकर अगर पूछता है तो मैंने उनको यही कहा कि बाय सेल की रिकमेंडेशन कोई मैं नहीं करना चाहता हूँ इन वीडियोस के थ्रू। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, किसी भी स्टॉक को लेके हो, तो ज़रूर बताएं। मैं बेसिकली मेरे फ्लो के साथ चल रहा हूँ, इन कंपनियों को मैं हर क्वार्टर ट्रैक करता हूँ, तो उस तरीके से ही चल रहा हूँ आगे बढ़ते हुए। थैंक यू सो मच।